इस कहानी की शुरुआत मॉस्को शहर से होती है, जहां हम एक आदमी इवान वैनको और उसके पिता एंटन वैनको को देखते हैं, जो एक साथ रहते हैं। एंटन टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड के पार्टनर थे और उन्होंने हॉवर्ड के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था, पर वो आर्क रिएक्टर को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड ऐसा होते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे जासूसी के इल्जाम में देश से निकलवा दिया और आर्क रिएक्टर का क्रेडिट खुद ले लिया, जिस वजह से एंटन ने अपने आप को शराब में डुबा लिया और धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब यहाँ से जिस सीन पर पहला पार्ट खत्म हुआ था, वहीं से कहानी शुरू होती है, जहाँ पर टोनी स्टार्क मीडिया के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं कि वही आयरन मैन है। इस न्यूज को एंटन अपने बेटे इवान के साथ टीवी पर देख रहे होते हैं और इस बात को जानकर एंटन को काफी गहरा दुख पहुंचता है, क्योंकि जो आर्क रिएक्टर उसने टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड के साथ मिलकर बनाया था, उसका पूरा क्रेडिट आज स्टार्क कंपनी के पास है और वो खुद यहाँ पर लाचारों की जिंदगी जी रहे हैं। इस सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हो जाता और उनकी मृत्यु हो जाती है और अब उसका बेटा इवान एक मिनिएचर आग बनाता है, जिसका नाम वो विप्लैश रखता है और ये आर्क रिएक्टर की तरह ही सूट को पावर दे सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 6 महीने गुजर जाते हैं। टोनी स्टार्क अब अपने नए आयरन मैन सूट मार्क 4 के साथ बहुत ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि उसने कई लोगों की जान भी बचाई है, इसीलिए अब लोग उसे आयरन मैन के नाम से जानते हैं। हालांकि गवर्नमेंट अब भी उसके सूट को एक गलत हथियार मानती है और उसे आर्मी को सौंपने के लिए कहती है, पर वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं बेचना चाहता। पर यहाँ पर टोनी स्टार्क की जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए जिस पैलेडियम एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, उससे उसे ब्लड पॉइजनिंग होनी शुरू हो जाती है और ये पॉइजन उसके शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है और टोनी स्टार्क की हालत उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जब वो आयरन मैन सूट पहनता है, क्योंकि उसका सूट आर्क रिएक्टर से बहुत ज्यादा पावर यूज करता है और वो इस बारे में किसी को नहीं बताता कि उसके शरीर में आर्क रिएक्टर की वजह से धीरे धीरे पॉइजन फैल रहा है और अब वो जानता है कि वो मृत्यु के काफी नजदीक है। इसीलिए वो अजीब अजीब सी चीजें करना शुरू कर देता है, जैसे वो पेपर पॉट्स, जो कि उसकी असिस्टेंट है, उसको स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बना देता है। टोनी स्टार्क एक कार रेस में हिस्सा लेता है और यहाँ पर इवान आकर उसे मारने की कोशिश करता है। इवान के पास भी टोनी जैसा सूट है, जिसे चलाने के लिए वो आर्क रिएक्टर का नहीं बल्कि एक दूसरी चीज का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम उसने विप्लैश रखा है। टोनी अपना सूट पहन लेता है। यहाँ पर टोनी यानी कि आयरन मैन और इवान, जिसके पिता टोनी स्टार्क के पिता के साथ काम करते थे, जिन दोनों ने मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था, इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। लेकिन आयरन मैन इवान को हरा देता और उसे अरेस्ट करवा देता है। जब टोनी स्टार्क को इवान की असलियत का पता चलता है कि वो कौन है, तो वो उससे मिलने जेल में जाता है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने उसे हराया है। इसीलिए उसे पता है कि उसकी विप्लैश में, जो कि उसके सूट को पावर देता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं। वो उसे उसकी सारी कमियां बता देता और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उन कमियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। टोनी स्टार्क के यहाँ से जाने के बाद उसके बिजनेस का सबसे बड़ा कंपेटिटर, जिसका नाम जस्टिन हैमर है, वो जेल में इवान से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो भी उसी तरीके के सूट बनाना चाहता है जिस तरह का सूट टोनी के पास है। वो अच्छी तरह जानता है कि इवान ये चीज कर सकता है, क्योंकि वो एक सूट पहले बना चुका है। इसीलिए वो उसे जेल से छुड़वा देता है और दुनिया के सामने साबित कर देता है कि उसकी मृत्यु हो गई, ताकि कोई भी उस तक पहुंचने की कोशिश ना करे। अब जस्टिन हैमर चाहता है कि इवान उसके लिए वैसी सूट बनाए जैसे आयरन मैन के पास है, ताकि वो इन सूट्स को गवर्नमेंट को बेच सके। वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जिसका बर्थडे है। वो अपने बर्थडे वाले दिन आयरन मैन का सूट पहनकर बहुत ज्यादा हंगामा करता है और जब उसका दोस्त कर्नल जेम्स ये सब कुछ देखता है, तो वो टोनी स्टार्क का पुराना आयरन मैन सूट पहनकर वहां पर आ जाता है। वो टोनी स्टार्क को रोकने की कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं होता। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और अंत में कर्नल जेम्स उसका सूट लेकर वहां से निकल जाता है। वो आर्मी बेस में पहुंच जाता है। हालांकि टोनी स्टार्क का सूट कोई नहीं पहन सकता, पर उसने अपने सूट को अपने दोस्त कर्नल जेम्स के लिए अनलॉक कर दिया होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो धीरे धीरे मर रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि उसकी मौत के बाद कर्नल जेम्स इस सूट का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करे। अब क्योंकि टोनी स्टार्क का सूट गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए वो इस सूट को अपग्रेड कर देते हैं और इस सूट का नया नाम रखा जाता है और ये नाम होता है वॉर मशीन आर्मर।
वहीं निक फ्यूरी जो शील्ड का डायरेक्टर है वो टोनी से मिलने आता है और वो उसे उसकी असिस्टेंट नताशा के बारे में बताता है कि वो केवल असिस्टेंट नहीं बल्कि एक जासूस भी है और उसी ने उसे टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा था। निक टोनी से कहता है कि उसके शरीर में पैलेडियम से जो जहर फैल रहा है वो उसे उससे बचाना चाहता है और निक उसे ये भी बताता है कि उसके डैड शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे। निक टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड का एक सूटकेस उसे देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का हल इसमें मिल जाएगा। उसे सूटकेस में एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें टोनी के पिता हॉवर्ड ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि वो आर्क रिएक्टर के लिए खुद पैलेडियम की जगह एक नया दूसरा एलिमेंट यूज करना चाहते थे और यहाँ तक कि उन्होंने उसका डिजाइन भी बना लिया था, पर उस वक्त टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण वो बना नहीं पाए। पर वो ये जरूर जानते थे कि उनका बेटा ये जरूर बना लेगा और उस रिकॉर्डिंग में ये भी इंडिकेट किया होता है कि उनका डिजाइन कहां पर है। टोनी स्टार्क को डिजाइन मिल जाता और वो समझ जाता है कि उसके पिता क्या बनाना चाहते थे और वो उस एलिमेंट को बना लेता है, यानी कि अब उसे आर्क रिएक्टर में पैलेडियम एलिमेंट इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसकी बॉडी में पॉइजन फैलेगा। साथ ही साथ वो अपने लिए एक नया आयरन मैन सूट भी बनाता है। वहीं दूसरी तरफ इवान को दिखाया जाता है जो दुनिया की नजरों में मर चुका है। वो टोनी स्टार्क की बताई हुई कमियों से अपने आर्क रिएक्टर को पूरी तरह से इम्प्रूव कर लेता है। इसके बाद वो टोनी स्टार्क को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी रोबोटिक आर्मी बनाई है जो ठीक उसी तरह से दिखती है जिस तरह से आयरन मैन। वो टोनी स्टार्क को कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम उस आर्मी का सामना करके दिखाओ। दरअसल वो अपने पिता की मौत का बदला आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क से लेना चाहता है। टोनी स्टार्क यहाँ पर समझ जाता है कि इवान जस्टिन हैमर जो कि हथियारों का एक बहुत बड़ा डीलर है उसके साथ काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हथियारों के डीलर जस्टिन हैमर को दिखाया जाता है जो सबके सामने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अलग अलग रोबोटिक सेना को पेश करता है जो कि इवान ने बनाई है। वो सबको बताता है कि आने वाले वक्त में डिफेंस का पूरा चेहरा बदल जाएगा। यहाँ पर कर्नल जेम्स भी होते हैं जिन्होंने टोनी स्टार्क का वो सूट पहना होता है जिसे इवान ने बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है, जिसका नया नाम वॉर मशीन है। और अब आयरन मैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो जेम्स को कहता है कि इवान जिंदा है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी जान खतरे में है। पर इससे पहले कि ये कुछ कर पाते इवान यहाँ पर जितने भी रोबोट्स यानी कि ड्रोन्स होते हैं उन सबको हैक कर लेता है। साथ ही साथ वो कर्नल जेम्स के सूट को भी हैक कर लेता है, यानी कि कर्नल जेम्स का सूट और यहाँ पर जितने भी रोबोट्स हैं वो सब के सब उसके कब्जे में है। वो जो चाहे उनसे करवा सकता है। आयरन मैन यहाँ पर लोगों को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए एक खाली जगह पर चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि इवान अपनी रोबोटिक सेना उसके पीछे भेजेगा और अब आयरन मैन उसकी रोबोटिक सेना से लड़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आयरन मैन की असिस्टेंट नताशा को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक विडो है। वो उस जगह पहुंच जाती है जहां से इन सब को इवान ने अपने कंट्रोल में लिया था। वहां पर इवान नहीं होता पर वो किसी तरह से उस सूट को जिसके अंदर कर्नल जेम्स है जिसका नाम वॉर मशीन है उसे फ्री कर देती है और अब कर्नल जेम्स का सूट उनके कंट्रोल में है। इसके बाद टोनी स्टार्क और जेम्स ये दोनों के दोनों मिलकर उन ड्रोन से रोबोट से लड़ना शुरू कर देते हैं। टोनी स्टार्क के नए सूट में नई टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से वो पूरी रोबोटिक सेना को खत्म कर देते हैं और तभी यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही खतरनाक रोबोट आता है जिसके अंदर खुद इवान बैठा होता है। उसका सूट आयरन मैन सूट यानी कि टोनी के सूट से और कर्नल जेम्स के सूट से बहुत ज्यादा एडवांस होता है, इसीलिए वो पूरी तरह से उन दोनों पर हावी हो जाता है। और इससे पहले कि वो इन दोनों को मार देता टोनी स्टार्क कर्नल जेम्स को बोलता है कि अपने हाथ से लेजर लाइट छोड़ो और ये दोनों उसकी तरफ लेजर लाइट छोड़ते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे इवान पूरी तरह से जख्मी हो जाता है पर अभी भी वो जिंदा होता है। वो टोनी स्टार्क को मारना चाहता है इसीलिए वहां पर उसके जितने सूट होते हैं उन सबको एक साथ ब्लास्ट कर देता है जिससे उसकी जान तो चली जाती है पर यहाँ से टोनी स्टार्क बचकर निकल जाता है। अब टोनी स्टार्क निक फ्यूरी से मिलने जाता है। निक फ्यूरी कहता है कि तुम एवेंजर का हिस्सा तो हो लेकिन तुम वहां पर सिर्फ एक सलाहकार के तौर पर काम करोगे, यानी कि वो किसी भी मिशन में उसे फिजिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है। और अंत में हमें मैक्सिको का बीहड़ दिखाया जाता है जहां पर एक हथौड़ा पड़ा होता है और ये हथौड़ा और किसी का नहीं बल्कि थॉर का है, पर किसी को नहीं पता कि ये यहाँ पर कैसे आया। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस फिल्म का बजट था 170 to 200 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 624 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।